ये दामिनी कौन है? निजी मामला, बीवी हूं तुम्हारी, पूरा हक बनता है तुमसे सवाल करने का। और इस उम्र में ये सब शोभा देता है, बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चों ने कभी सोचा है मेरे बारे में कुछ? आज वो मेरी इज्जत नहीं करते, रात दिन मेहनत की तब जाके उन्हें ये ऐशो-आराम की जिंदगी मिली है। तो उस दामिनी के लिए तुम उनकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? मेरी उम्र हो गई है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने बच्चों का हक नहीं जाने दूंगी। उससे बहस मत करो, जो सोचना है वो सोचो। कहाँ जा रहे हो? उस दामिनी के पास? इस नर्क से दूर। आज मैं गोडाउन में सोऊंगा। मुकेश, मुझे नहीं लगता नाना जी मानेंगे। उनकी मर्जी के बिना ना इस घर में कोई सांस तक नहीं ले सकता। हमें भागना ही होगा या फिर कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो सोच क्या रही हो छाया? एक तुम ही हो जो मेरे दिल की बात समझती हो। तुमसे बातें कर लेती हूँ तो मन हल्का हो जाता। आपको अपने परिवार में सबसे ज्यादा भरोसा किस पे है? किसी पर नहीं, और तुम पर है। आपके परिवार, आपके बिजनेस, इसके अलावा आपके पास है क्या किसी को देने के लिए? मेरी उम्र पे मत जाओ, मैं बहुत दिलचस्प किस्म का इंसान। एक मिनट। मुझे कौन सा रोल करना है, राजेश का? हाँ आकाश जी। यार अभिषेक, इस कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है ब्रो। लाइक रेगुलर क्राइम है, एक मर्डर हो रहा है, वो भी 60 साल के बुड्ढे का। नया क्या इसमें? मुझे कॉमर्शियल सिनेमा करना है यार। लाइक रोमांटिक सॉन्ग हो, फाइट सीक्वेंस हो, ग्रीस प्राग का लोकेशन हो। इस कहानी में कुछ स्कोप नहीं है यार। मैं मानता हूं कि कमर्शियल नहीं है, पर ये परफॉर्मेंस बेस्ड है सर। इतनी तरह से परफॉर्मेंस ही तो कर रहे हो यार। और बाय द वे, ऐसा क्या है इस कहानी में जो ऑडियंस देखेगी? इस स्क्रिप्ट की वजह से। देखिए सर, ये डेथ इस परिवार में पहली डेथ नहीं थी और पूरी दुनिया इस केस को लेकर हैरान थी। सब लोग जानना चाहते थे कि क्यों हुआ। हम इस फिल्म में उन्हें ये बताएंगे जो उन्होंने कभी नहीं सुना होगा। सब लोगों को लगता है कि एक इंसान की कहानी है, और असल में तो ये कुछ और ही है, और यही चीज माइंड ब्लोइंग है सर। अब एक बार सुन तो लीजिए। ठीक है, सुनो। कहानी शुरू होती है एक इंसान के जुनून से और खत्म होती है एक इंसान के सनक पे। आज का यह केस दर्शाता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में दिन प्रतिदिन कई सारी परेशानियों का सामना करता है। कई बार इनका बोझ इतना बढ़ जाता है कि कुछ लोग इससे उभर ही नहीं पाते और बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं, जिससे जुर्म को पनपने का एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है। दिल्ली में घटी इस घटना ने सबको चौंका दिया था, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस जुर्म के जरिए अपराध के घने तूफान ने दस्तक दी थी, जो कि दिल्ली के रहवासियों, पुलिस प्रशासन और यहां तक कि पूरे देश को अपने जुर्म के तरीके से झकझोर के रख देने वाली थी। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसे जुर्म की कहानी जो ना कभी किसी ने देखी होगी, ना सुनी होगी और ना ही कभी किसी ने कल्पना की होगी।
यह केस अपने आप में इतना भयंकर था कि जिसने भी अपराध का वो दृश्य देखा उसकी रूह कांप गई। ये भाई खाता देख रहे हो बन रहा, आज तक इसमें मुनाफा लिखता रहा, अब तुम्हारी वजह से नुकसान लिखना पड़ रहा है। बाबूजी मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपके सारे नुकसान भर दूंगा। मुझे एक आखिरी बार क्रेडिट पे माल दे दीजिए, वरना ये ठेका मेरे हाथ से निकल जाएगा। बाबूजी मैंने इसके लिए बाजार से कर्जा उठाया है, बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगा मैं। ये सब पहले सोचना चाहिए था। तुम किसी और से बात कर लो, मैं माल नहीं दे पाऊंगा भाई। बाबूजी ये सही नहीं है। राजेश भाई आप क्यों नहीं समझाते? बाबूजी ने ना बोल दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। आप जाइए बलराम जी यहाँ से। मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया, बाबूजी को पिता समान माना है मैंने। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। बाबूजी कॉन्ट्रैक्टर आदमी है, कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो ऐसे लोगों से पंगा लेना ठीक होगा क्या? अरे कुछ नहीं होगा, यमराज में जादू चलता है मेरा। अरे हमें मौत भी तो हमें तब आएगी जब हम आज्ञा देंगे। सुन, ये आज की जो बातें हैं ना, वही बही खाते में लिख देना। जरूर नहीं कि बही खाते में सिर्फ हिसाब ही लिखे, वो बातें भी लिखी जाती है जो हमें सीख दे, समझे? बिलाल, वो जगदीश का टिफिन लाया? नहीं बाबूजी, वो गीता भाभी ने सिर्फ आपके लिए खाना भेजा है। तो ये मैं जगदीश को देता हूँ, तू घर जाके दूसरा खाना लेके आ मेरे लिए। ये गीता भी ना काम चोर हो गई है। पहले बाबूजी मुझे लगा आप भूल गए। 4 साल से भूला हूँ कभी नहीं बाबूजी। और खाना लगे तो गोडाउन से आके ले लेना। जी जी बाबूजी। बाबूजी मैं आज यहां से फैसला करके जाऊंगा। आप जो अपनी मनमानी करते आ रहे हैं ना, वो नहीं चलेगी। सबकी जिंदगी नरक बना के रखी है आपने। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तिनका जोड़ के मैंने ये घर बनाया और तुम इन सबकी खुशियों को डस रहे हो। कुसुम नाक को जन्म दिया है तुमने। माँ को क्या सुना रहे हैं आप? जिंदगी और परिवार तिनको से नहीं बाबूजी, रिश्तों से बनते हैं। नंदिनी की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। और वो गीता, उसको पार्लर खोलना था, कुछ करने दिया आपने? अब जेठ जी मुझे इस समय आप क्यों घसीट रहे हैं? अरे बोलो, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम क्यों किचन में लगी रहती हो? माना कि तुम खाना अच्छा बनाती हो, इसका मतलब घर के सारे काम तुम करोगी। बस हो गया जगदीश भैया, बस। देखो बाबूजी की तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तबीयत खराब होती तो हो जाए, कल का मरे आज मर जाए, लेकिन इतनी आसानी से मरेगा नहीं है। अगर मैं ना हूं ना तो ये अजगर है, सबको निकल के जाएगा। भैया बस, इससे ज्यादा एक शब्द नहीं। देख लिया कैसे तिनको से घर बनाया आपने। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई पे हाथ उठा रहा है। जब इसे शर्म नहीं रही तो मैं क्यों शर्म करूं? मां पूछे शरीफ आदमी से कि दामिनी कौन है। पूछ मां। कुछ नहीं मिलेगा किसी को। मैं सब कुछ बिलाल के नाम कर रहा हूं। राजेश, धक्के मारकर बाहर निकाल दे इसे। दोबारा इस घर में नजर नहीं आना चाहिए ये। ये दामिनी कौन है? कितनी बार कहा है मेरे निजी मामलों में मत बोला करो, और जो सोचना है सोचो। कहाँ जा रहे हो? उस दामिनी के पास? इस नर्क से दूर आज मैं गोडाउन में सोऊंगा। राजेश, राजेश, राजेश क्या हो रहा है आपको? आप ठीक है ना? राजेश भैया, राजेश, बेटा, क्या लगता है माथुर? बड़ा हादसा भी हो सकता है और मर्डर भी। वैसे एक बात पता चली, इनका एक नौकर है बिलाल, यहाँ गोडाउन में सोता था, लेकिन आज रात नहीं सोया। बुलाओ इस बिलाल को और प्रताप वर्मा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाओ। क्या करते थे, किसी से कोई दुश्मनी, क्या उनकी दिनचर्या, सब कुछ। बाबूजी बहुत अच्छे थे, परिवार की डोर थे जिसने सबको बांध रखा था, पर अब ये परिवार बिखर जाएगा।
आप कुछ बोलिए ना, क्या हुआ है आपको? इतनी रात को प्रताप जी गोडाउन में क्या कर रहे थे? क्या वो वहीं सोते थे? नहीं, बाबूजी घर में ही सोते थे। कल रात वहां क्यों थे पता नहीं। राजेश को कॉल आया गोडाउन में आग लगने के बारे में, तो वो गोडाउन की तरफ तुरंत भागा। हमें निशानी बताया तो हम सब वहां पहुंचे। आपकी फैमिली पिक्चर में ये कौन है? मैम, ये बाबूजी की सबसे बड़ी बेटी धीरज है। वो बैंगलोर में रहते हैं। क्रियाक्रम के लिए नहीं है? जी, उन्हें फोन किया है, वो आज तक पहुंच जाएंगे। क्या आपके परिवार में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से प्रताप जी ने सुसाइड कमिट किया? नहीं मैम, दादाजी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते, और गोडाउन में आग लगाकर तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपने गोडाउन से बहुत प्यार करते थे। मैडम, वो कल मैं अपने दोस्त के घर पे सोने चला गया था। कल ही क्यों? तो कल बाबूजी के घर में झगड़ा हो गया था। राजेश साहब ने बोला था कि कहीं और जाने के लिए, और बोला था मामला ठंडा हो जाएगा तो वापस बुला लेंगे। कैसा झगड़ा? मैं सब कुछ बिलाल के नाम कर रहा हूँ। राजेश, धक्के मारकर बाहर निकाल दे इसे। दोबारा इस घर में दिखना नहीं चाहिए। मैडम, प्रताप वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। बॉडी पे 3rd डिग्री बर्न्स, बहुत सफोकेशन से हुई। बॉडी पे कोई पेट्रोल या केरोसिन के ट्रेसेस मिले? बॉडी पे तो नहीं मिले मैडम, लेकिन केरोसिन गोडाउन में रखा रहता था, साफ सफाई के लिए रखते थे। फिर तो ये हादसा भी हो सकता है। और अगर हादसा नहीं है तो फिर कोई लूज वायर, शॉर्ट सर्किट, या फिर जानबूझकर किसी ने आग लगाई। मैं धीरज वर्मा, प्रताप वर्मा मेरे बाबूजी थे। आपके नौकर बिलाल ने बताया कि उस रात आपके घर में कोई झगड़ा हुआ था? जी हुआ था, लेकिन वो 3 सालों से चल रहा है। मैं अपना हिस्सा मांग रहा था बस। जो उन्होंने बिलाल को देने को कह दिया, वो भी कल, जो पिछले 3 सालों से नहीं कहा था, राइट? आप कहना क्या चाहती हैं? कि मैंने अपने बाबूजी को मार डाला इस डर से कि वो बिलाल को सारी प्रॉपर्टी न दे दे। लेकिन माना हमारे विचार नहीं मिलते थे, वो नाराज थे मुझसे, लेकिन वो पूरे परिवार के साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। दामिनी कौन है? और दामिनी कैसी हो? एकदम अच्छी। चले? चलो। वो 3 महीने पुरानी बात है। आपको क्या लगता है कि आपके फादर का सचमुच दामिनी के साथ अफेयर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बात बस मेरे मुंह से गुस्से में निकल गई। मैम, हम वो बलराम ठाकुर के खिलाफ कंप्लेन करवाना चाहते हैं। कौन है बलराम ठाकुर? ठेकेदार है, बाबूजी से अक्सर उधारी पे माल दिया करते थे। हाल फिलहाल में मना कर दिया था तो वो नाराज था और उसे धमकी दी थी। जितना पूछा जाए उतने का जवाब दे। 12 फरवरी की रात को तू कहाँ था? प्रताप वर्मा को धमकी दी थी ना तूने? मैडम, गुस्से में सिर्फ उनको धमकी दी थी, लेकिन मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है। मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। अपने पिता के जैसा मानता था मैं उनको। मैं ठेकेदार उनकी वजह से बना। यकीन मानिए मैडम, मैं कभी भी उनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मैडम, बलराम का कॉल लोकेशन पूरी रात उसके घर पे ही था। कॉन्ट्रैक्टर इतना दिमाग तो लगाएगा ही, कौन घर पे छोड़ के जा सकता है? तो मैडम, ये धीरज वर्मा, प्रताप वर्मा का बड़ा बेटा, हादसे वाली रात ये दिल्ली में ही था, झगड़े के बाद बैंगलोर गया ही नहीं। अरे मानसी, ये कैसे कपड़े पहन के कॉलेज जा रही है? मम्मी, कॉलेज ऐसे ही कपड़े पहन के जाते हैं ना। पहले दादाजी रोक टोक करते थे, अब प्लीज आप मत शुरू हो जाइएगा। मैं तो बोलती हूँ आप भी जाके ना अपना हिस्सा लो और पार्लर वार्लर खोलो। मम्मा, थोड़ा खुल के जियो, कब तक ऐसे किचन में खाना बनाती रहोगे? चलो बाय। हाँ बाय। ये प्रताप वर्मा की बैंक स्टेटमेंट है। इसके हिसाब से तुम्हारे अकाउंट में हर महीने 45,000 रुपए ट्रांसफर हुए पिछले 3 महीने से, राइट? यस। क्यों? प्रताप जी, मैंने एक स्टोरी लिखी है, आप वो स्टोरी पढ़ के देखिए। अगर उस पर फिल्म बनेगी ना तो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। बस 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 3 करोड़ दूंगा, लेकिन फिल्म मेरी लाइफ पे बननी चाहिए। हीरोइन मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है प्रताप जी, आप मुझे अपनी लाइफ स्टोरी बताइए, मैं उसके ऊपर बुक लिखती हूँ, बुक को पब्लिश करते हैं और उसको फेमस करते हैं, फिर उसके ऊपर फिल्म बनाते हैं। मेरी लाइफ पे बुक? दामिनी, एक बुक कम पड़ेगी। हेमराज पर जादू चलता है मेरा। अरे हमें मौत भी तो हमें तब आएगी जब हम आज्ञा देंगे। ये दामिनी सच बोल रही है।
काफी कुछ लिख रखा है उसने प्रताप वर्मा के बारे में। और मैडम ये धीरज वर्मा जिस होटल में रुका था वहां मैंने पूछताछ की, पूरी रात होटल में ही था। मैंने होटल के सीसीटीवी भी चेक किए, लेकिन वो मेन डोर से बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आया। तो फिर उसने हमसे बात की जो पूछा मैंने उससे, तो कहने लगा कि बाप के मरने का सदमा था इसलिए बताना भूल गया। क्या बकवास है। उस बदनाम के खिलाफ कुछ मिला? नहीं मैडम, लगता है ये हादसा ही था। क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दो। ओके मैडम। क्लोजर रिपोर्ट? लेकिन केस तो क्लियर है कि मर्डर है। पर ये तो सिर्फ ऑडियंस को दिख रहा है ना सर। तो फिर पक्का उस धीरज ने किया होगा, राइट? बलराम भी तो हो सकता है, या फिर बिलाल। सर आपका शॉट रेडी। हाँ, डायरेक्टर को बोलो दूसरा सीन लगा, मैं आ रहा हूँ। हाँ, क्या नाम था उसका? बिलाल। बिलाल, राइट? तो बिलाल ने प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवाया होगा। असली कहानी यहीं से शुरू होती है सर, और यहीं से आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। ओके, अब हम चलते हैं 1.5 साल बाद। राजेश, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इस गोडाउन पे मेरा भी उतना ही हक है। मुझे खरीदी के दाम पे सामान चाहिए। आपको तो ठेकेदार बनना था, बाबूजी के गोडाउन पर नहीं बैठना था। तो दूसरे ठेकेदार जैसे मेहनत करके आगे बढ़िए। मैं पढ़ सकता हूं, तू जाके चाय लेके आ। तू बलराम को उधारी दे सकते हो, हमें उधारी नहीं दे सकते। बाबूजी ने बोला बलराम के साथ व्यवहार करने को। मनोज, राजेश, 1.5 साल से ज्यादा हो गया, हम लोग बंटवारा क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी से पूछिए, बाबूजी से साइनिंग ऑथोरिटी बना के गए, अब ये कुंडली मार के बैठे उस पे। देख राजेश, तू यहाँ सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है, मालिक नहीं है यहाँ का। बंटवारा तो लीगली होना ही चाहिए। देखो, आपस में समझ बूझ के कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। भाई भाई कोर्ट कचहरी में आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्या इज्जत रह जाएगी बाबूजी की? मानसी 2 साल से डेट कर रहे हैं यार, एक बार किस भी नहीं कर सकता? बस 8 महीने, उसके बाद ना मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, छाया दीदी की भी शादी हो जाएगी, फिर ना हम दोनों शादी कर लेंगे। तुझे ना सिर्फ लगता है तेरे दादाजी के जाने के बाद में तू आजाद है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ना तेरे दिमाग में अब भी है, उनके जो आदर्श है ना, ये सब तेरे खून में है। और कौन कहता है कि जब शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते हैं? इनफैक्ट ये सब करने से प्यार और मजबूत होता है। देख ऋषभ, अगर तुझे ये सारी चीजें करनी है ना, तो तू कोई दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरे साथ ये सारी चीजें शादी से पहले तो नहीं करने वाली। अरे सॉरी, मैं मजाक कर रहा था यार। ये तो चलेगा ना? चलेगा ये। इधर तक बोलो। गया। शाबाश। एक ही सेकंड। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा था। एक पग में चढ़ गई क्या? Cheers.
बाबूजी की फोटो गिरने की आवाज से मेरी नींद खुल गई, नहीं तो पूरा घर जल जाता। राजेश, राजेश क्या हुआ तुम्हें? राजेश, देखो तो क्या हुआ? कुछ बोली नहीं। देख बेटा, क्या हुआ? राजेश, उठो। हेलो ऋषभ, मुझे सच सच बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? अरे बाबा मानसी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो, तुम्हारे सोने के बाद में मैं तुरंत वहां से चला गया था। जो मार्क की तुम बात कर रही हो ना, हो सकता है तुमने शायद से स्क्रैच कर लिया हो, तुम्हारी नाखून के निशान हो सकता है कि नींद में तुम शायद गिर गई होगी बेड से, इसीलिए दुख रहा होगा। मेरी बात पे यकीन करो, मैंने सच में कुछ नहीं किया है मानसी। मैं क्यों करूंगा ये सब? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमें बाबूजी का धन्यवाद करना होगा, उन्होंने हमारी जान बचाई। वो मेरे सपने में आए और बोले माता की चौकी रखने को, परिवार के लिए अच्छा होगा। धीरज भैया को भी बोलने को बोला। चोरी हो गई, मेरे अलमारी से सब जेवर गायब है। जेवर? वो जो छाया की शादी के लिए लाए थे वो? हाँ। हे भगवान, अब छाया की शादी कैसे होगी? नंदिनी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, हम संभाल लेते हैं। अरे लेकिन आखिर ये चोर हमारे घर में घुसा कैसे? ये ना बिल्कुल सेफ नहीं है, हम अभी जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर लेंगे। हाँ, कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं गीता, आइंदा से लॉक ठीक से लगाएंगे बस। हाँ, ये सही कह रहे हैं, हमें घर पे पूजा रखनी होगी। घर पे सब अशुभ हो रहा है। जय माता दी। माता जी अब कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मैया जी अब कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। जय माता दी। इसे पाहु जी के आशीर्वाद का कमाल है, उनका अधूरा काम हमें पूरा करना है अब। जय माता दी, 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 जय माता दी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सकीना, पासपोर्ट की अर्जी दे दी? हाँ दे दी। बहुत अच्छे। बस सकीना, एक आखिरी काम बचा है, उसको पूरा करके हज पे चले जाएंगे। सारे गुनाहों से तौबा करके अच्छी जिंदगी गुजर बसर करेंगे। हाँ, बस कुछ ही महीनों की बात है। रखता हूँ, अल्लाह हाफिज। माँ जी ने डिसाइड किया है कि बंटवारा कर लिया जाए। ये तो अच्छी बात है माँ। मैं तो सोच रहा था कि आप बाबूजी की तरह बंटवारे के खिलाफ नहीं हूँ, और वैसे भी बंटवारे के बाद भी सभी बच्चे मेरे एक साथ ही रहेंगे। तुम्हारे बाबूजी तो अब रहे नहीं। 5 हिस्से लगेंगे। गोडाउन किसके हिस्से जाएगी, मकान किसके हिस्से जाएगा, जमीन किसके हिस्से जाएगी? आप सब जल्दी चलिए, पापा को कुछ हो गया। अरे वहां नहीं, बाबूजी के कमरे में। क्या बात है कुसुम, मैंने आंखें क्या मींची, तुमने बंटवारा करना शुरू कर दिया। इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। ऐसे क्या देख रही है कुसुम? याद है कि मनोज, जब गीता तुझसे तंग आकर चली गई थी, तुझसे मनाकर कौन लाया था? मैं। और नंदिनी, तेरे पति से तलाक दिलाकर
क्या मैंने कोई गलत किया? बोल। शराब पीकर तुझे मारता था, दूसरी औरत पाल रखी थी उसने। माँ, क्या क्या ये सच है? आपको किसने मारा? आग किसने लगाई? बताइए ना। अब उन बातों में जाकर क्या फायदा? फिलहाल इस परिवार को एक साथ बांधे रखना है और सारी विपदाओं को खत्म करना है। इसके लिए हमें एक होना होगा और एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। गीता, मेरी वाली कड़क चाय बना। आज चाय पीने का दिल कर रहा है। गीता, देखा तुमने? राजेश ने नया नाटक लगा रखा है। अच्छा खासा मां बंटवारा करने वाली थी। मुझे तो लगता है राजेश ये सब पावर हाथ में लेने के लिए कर रहा है। धीरज भैया, कहीं इस राजेश ने तो बाबूजी को... क्या ये मुमकिन है कि किसी जिंदा आदमी के अंदर किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा आ जाए? राजेश अब घर के सभी छोटे बड़े फैसले लेने लगा था, चाहे वो किसी बच्चे को सब्जेक्ट दिलाना हो, घर में कोई सामान खरीदना हो या फिर व्यापार का फैसला लेना हो। राजेश के द्वारा लिए गए फैसलों से परिवार का भला होने लगा, व्यापार में उन्नति होने लगी। पर क्या सच में प्रताप वर्मा की आत्मा उनकी रक्षा कर रही थी, या फिर इसकी सच्चाई कुछ और थी? भाई 1.5 लाख है। और बाकी का मैं अगले हफ्ते देता हूँ आपको। क्या रे, माल देते वक्त तूने बोला था ये बहुत बड़े घर का आदमी है, चिंदी निकला जाता। दे दूंगा ना भाई, मैं थोड़ा माल मिलेगा। भाई इतने में क्या होगा? तो एहसान कर रहा हूँ तेरे ऊपर। और माल चाहिए ना तो पुराना घर चुकता कर, उसके बाद माल मिलेगा। पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। पीयूष, रोहित, बाहर जाओ। क्यों बाबा? पीयूष, जितना बोला जाए उतना किया कर। क्या हुआ बड़े पापा? तुम्हारे घर में चोरी की ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या किया जेवर का? वो बड़े पापा, मुझे किताबें खरीदनी थी, मम्मी ने मना कर दिया, मैंने इसलिए वो... कितने बची? 10,000 में। 3 लाख का हार तूने 10,000 में बेच दिया? तू दोबारा से हरकत किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबूजी, कमल का पेमेंट आया, मैंने हिसाब से... मैं बाबूजी, ऐसे क्या है इसमें? कुछ अनमोल जो मुझे यमराज से दूर रखता है। मैंने ऐसे नहीं इतनी तरक्की की। तो सुन, वो भाई खाते में कमल का पेमेंट चला देना और कल जाके उसका पैसा बैंक में जमा करा देना, ठीक है? बाबूजी, मुझे रास्ता दिखाओ, क्या करना चाहिए? मुझे यकीन है कि परिवार टूटने वाला है। नहीं बाबूजी, मानिए मेरी बात। मां कुछ नहीं करेगी, उल्टा वो सबको बढ़ावा देगी। हाँ ठीक है बाबूजी। और खाना चाहिए तो गोडाउन में आ जाना। हाँ यार, वो मनोज चाचा ना चाचा चौधरी बने हुए, उसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ जल्दी कर, वरना प्रणय जो तेरा हाल करेगा ना वो तूने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, जो बात तूने मुझे बताई थी
कि प्रणय की बाइक पर किसी ने कीचड़ उछाला था तो उसने उसको गोली से मार दिया। हाँ सुना तो मैंने भी ऐसा है, पर तू टेंशन क्यों ले रहा है? पैसा दे दे, तू इतने बड़े घर से है, तुझे क्या टेंशन है? यार वो चाचा ना गिद्ध जैसे खड़ा रहता है वहां पर। मैं कुछ करता हूँ। ये ले मैथ्स एग्जाम के क्वेश्चन पेपर 1500। मैं 1000 ट्रांसफर करता हूँ तेरे को। यार किस बात का मेरा तू, चल दे दे 1000 रुपया। चल मैं तेरे को भेजता हूँ पैसे। हाँ बाय। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो ऋषभ? हाँ खराब हो गया क्या? मानसी मैं कह रहा हूँ ना, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। I'm pregnant ऋषभ, और ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुमने मेरा रेप किया। अबे किसी और का क्या हो बात ना मेरे सर पे मत डाल। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी तेरे खिलाफ। मामा जी मेरी बात सुनिए ना, मिश्रा अच्छा लड़का है, अगर आप समझाएंगे ना मम्मी भी मान जाएगी। ठीक है, मिलवाओ उनके परिवार वालों से, शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। सच में थैंक यू मामा जी, थैंक यू नाना जी। नाना जी थैंक यू, नाना जी थैंक यू सो मच। नितेश तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? I'm so sorry अंकल, I'm so sorry, एक्चुअली मैं कॉल कर रही थी नितेश को। मैं चलती हूँ। नमस्ते। मानसी क्या कर रही है तू? कहाँ खोई हुई है? जा जल्दी जा, तमार जी के लिए जो गिफ्ट के बैग्स लाए ना वो लेकर आ। जा। सॉरी वो जल्दबाजी में दिखा नहीं। अरे यार तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? घर में सजावट तो बहुत है, लगता है छाया की सगाई में बहुत पैसा खर्च किया है, और मुझे देने के लिए तेरे पास पैसा नहीं है। अरे यार दे दूंगा ना पैसे, इतना मारे क्यों जा रहे हो? मेरे सामने इतनी बात किसी ने नहीं की आज तक, और तू बुद्धि भर का लड़का जवान चलाता मेरे सामने। कल के कल मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो जान से मार दूंगा। तू नहीं तो तेरा फैंटम चाचा मनोज वर्मा, किसी को तो भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा था छाया की सगाई होते ही एक बड़ी विपदा आएगी, और वो विपदा हमारे दरवाजे में दस्तक दे चुकी है। इसलिए एक पूजा करनी होगी। गॉड यार अभिषेक, सीरियसली तो ये कहानी माइंड ब्लोइंग है यार। अभिषेक ये कहानी मैं ही करूंगा, ये रोल मैं ही प्ले करूंगा, तुम किसी और को ये कहानी नहीं सुनाओगे। ओके। पर ऐसे कैसे यार? मैडम यहाँ आइए जल्दी। मैडम ये देखिए। मैडम कल पार्टी में फैमिली के सभी लोग थे और सभी लोग बहुत खुश थे। बिलाल कल दोपहर 1:30 बजे गोडाउन बंद करके चला गया।
एक साथ इतने लोगों को मारना इम्पॉसिबल। मैडम लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, फैमिली के 10 लोगों की लाश एक साथ लटकी हुई है, लेकिन इनकी माँ कुसुम देवी की लाश 6 के मुंह ऐसे नीचे और बाकी 5 के ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए। 6 फीमेल विक्टिम्स हैं और 5 मेल। ज्यादातर सभी के ऑलमोस्ट एक हाथ को छोड़कर पैर जमीन पे टच हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें पहले मारा गया है उसके बाद लटकाया गया? जो भी हो, अपने पूरे करियर में मैंने ना तो ऐसा कोई क्राइम सीन देखा ना सुना, दिमाग बना गया। लोग कहते हैं कि हम पुलिस वाले आए दिन लाशें देखते रहते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन ये क्राइम सीन देखकर तो पूरी टीम का दिल दहल गया। डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके मैडम। क्या तारीख है आज? 12 फरवरी। 12 फरवरी। आज से ठीक 2 साल पहले यानी कि 12 फरवरी 2018 को इनके फादर प्रताप वर्मा की मौत हुई। इस घर में जब भी कुछ कांड होता था तो बहुत कन्वेंटली छुट्टी पे रहता था रे। वो लोग बोलते थे जाने के लिए, तो मैं क्या करता, नौकर आदमी। तुझे कुछ लगा नहीं कि घर में ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, लेकिन वो राजेश साहब 6 महीने से कुछ अजीब अजीब हरकत करते थे, उनमें बाबूजी की आत्मा आती। बिल्कुल समझता है हमको, खुद पर की कहानी सुनेगा। मैडम आपको यकीन नहीं होता तो आप राजेश साहब का वही खाता देख लीजिए, उसमें वो हर चीज लिखते थे। इसके पहले कुछ बोला था उसने? नहीं मैम। अच्छे से तोड़ा साले को, शुरू से हम लोगों को गुमराह करता आ रहा है। यस मैम। हाँ? मैडम, मनोज की बेटी मानसी प्रेग्नेंट थी। हाँ मैडम, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात मैडम, इन लोगों के घर में पिछले 4 दिन से खाना नहीं बना था, पास के किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवा रहे थे, और कल दोपहर को सिर्फ रोटियां ऑर्डर की गई। और ये बात कौन कौन जानता था? घर वालों के अलावा शायद सिर्फ बिलाल को। ये केस है क्या माथुर, को समझ में नहीं आ रहा। सुसाइड तो नहीं लग रहा, क्योंकि उन 2 बच्चों के अलावा बाकी सभी के पैर जमीन को टच थे और स्टूल्स भी धोते। उनके घर के पास का सीसीटीवी फुटेज मिला? मंगवाया मैडम। मैडम, बिलाल कुछ बताने के लिए तैयार हुआ है। क्या मनोज भाई, अब हमारा ही धंधा खाने लगे? ऐसे कुछ नहीं बोल रहा, तुम भी धंधा करो, किसने मना किया? पिछले 5 साल से जो टेंडर मुझे मिल रहा था इस बार आपको मिला है। मनोज भाई ये गलत है, गोडाउन के लाइसेंस पे आप सस्ते में माल उठाते हो, इसलिए आपका खर्चा कम होता है। मार्केट प्राइस पे माल मुझे उठाना पड़ता है, आपकी जितना कम दाम का टेंडर हम भर नहीं सकते। तो कहीं और टेंडर भर लो। मनोज भाई बाबूजी का लिहाज करके बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, ये काम छोड़ दीजिए, कोई दूसरा पकड़िए, वरना एक ही घर में 2-2 हाथ से क्या बीतेगी परिवार पर। और सुना है आपकी बेटी अब सयानी हो गई है। प्रताप वर्मा डेथ और अभी की वर्मा फैमिली मास डेथ में कोई भी कनेक्शन नहीं मिला। इन दोनों ही केसेस में इतना कनेक्शन तो जरूर है माथुर। जो भी मौतें हुई हैं बहुत ही मिस्टीरियसली हुई, भले ही एविडेंस, रीजन या मोटिव क्लियर ना हो। और अगर ये मर्डर है तो इस मर्डर की प्लानिंग बहुत सटीक तरीके से की गई। मैडम धीरे से कहना है कि राजेश अपने बाबूजी की आत्मा आने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे पावर चाहिए थी। उसका कहना है कि मनोज की बीवी गीता को पहले राजेश पे भरोसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे होने लगा, और फिर बाकी फैमिली मेंबर्स को, यहाँ तक कि बच्चों को भी लगने लगा कि राजेश के अंदर उसके बाबूजी की आत्मा आती थी। क्या बकवास बात है, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये लोग आत्मा जैसी चीजों पर विश्वास करते हैं। घर के सारे लोग, बच्चे तक। राजेश अपने बाबूजी को अपना भगवान मानता है, यहाँ तक कि उनके मरने का सदमा भी बर्दाश्त नहीं करता। पहले उसकी आवाज चले गई, फिर धीरे धीरे वो अपने बाबूजी को अपने अंदर महसूस करने लगा, बिहेव भी उनके जैसे करने लगा। वो सब कुछ अपने बाबूजी के जैसे करता था जैसे वो करते थे। हाँ मैडम, बिलाल और धीरज की बातों से तो यही लगता है। बिलाल ने कहा था ना कि राजेश कोई बही खाता लिखता है। हाँ मैडम। उसे समझाता।
बाबूजी, आपने जो करना था वो कर चुके। अब ये जिम्मेदारी अपने कंधे से हटा देनी चाहिए। बाबूजी, आपने इतनी रात को मुझे क्यों लाया यहाँ पर? चुप कर, सवाल मत पूछ। भाई खाता निकाल। बाबूजी, बात क्या है? बलराम का सारा कर्जा माफ कर दूंगा और जिसका भी कर्जा है सब माफ कर दूंगा। बिलाल के नाम आधी जायदाद करूंगा, आधी कुसुम के। लेकिन बाबूजी, हम लोगों को क्या मिलेगा? बाबूजी, तू मेरा आज्ञाकारी बेटा है ना, कुसुम तुझे अपने साथ रख लेगी। मतलब राजेश ने ही अपने बाबूजी का कत्ल किया? नहीं, मैं तो बस कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। शायद ऐसा हुआ हो सकता है कि बलराम ने कत्ल किया हो। आगे इसमें लिखा हुआ है कि बाबूजी आपके कहे अनुसार सब ठीक हो गया है, छाया की शादी है, उसको आप पर भरोसा हो गया, पर कुछ बुरी शक्तियां हमें तंग कर रही हैं। हमें शक्ति दो बाबूजी, शक्ति दो इन बुरी शक्तियों से लड़ने की। इसका क्या मतलब हो सकता है? बाबूजी के कहे अनुसार एक वट पूजा करनी होगी जिससे वो सारी बुरी शक्तियां हमसे दूर हो जाएंगी। वर्मा, उसके पास का एक सीसीटीवी फुटेज मिला। ये घटना वाले दिन का है, देखिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक किसी की बॉडी में से कोई भी नशीला सब्सटेंस नहीं मिला। तो क्या ये मास सुसाइड ही था? मैडम, भाई खाता पढ़ के तो ऐसी लग रहा है। उस बिलाल का कुछ पता चला? बिलाल की कॉल लोकेशन के हिसाब से वो अपने दोस्त के घर पे ही था और वर्मा हाउस के आसपास किसी सीसीटीवी में भी नहीं दिखा वो। इस बिलाल का उस रेस्टोरेंट के किसी स्टाफ के साथ कोई लेना देना? नहीं मैडम, कॉल रिकॉर्ड साफ। किसी भी स्टाफ मेंबर का या वेटर का किसी सस्पेक्ट या फैमिली मेंबर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। उस दिन रोटियां भी राजेश ने ऑर्डर की थी। ऐसे कैसे हो सकता है माधव? एक आदमी ने परिवार के सारे लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। 11 लोग, किसी एक का भी दिमाग नहीं चला। कुछ समझ में नहीं आ रहा। जानना था कि ये असल में हुआ क्या था और कैसे हुआ था। इस कहानी की सच्चाई को कोई नहीं जान पाएगा, बस एक हॉरर स्टोरी बन के रह जाएगी। हाल फिलहाल पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, मास सुसाइड का केस है। अनबिलीवेबल यार। प्रताप वर्मा की मौत के बाद राजेश भी खुद को उनकी मौत का यकीन नहीं दिला पाया। उसका दिमाग ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके बाबूजी उसे छोड़कर इस दुनिया से कभी जा भी सकते हैं। ये एक मानसिक रोग है जो राजेश के दिमाग में विकसित हो गया था, जिसके रहते वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार बन गया और अपने बाबूजी की तरह व्यवहार करने लगा। धीरे धीरे पूरा परिवार इस अंधविश्वास की चपेट में आ गया और सभी लोग राजेश के अंदर बाबूजी को देखने लगे। हमारे देश का ये सबसे चौंका देने वाला केस था, जिसने हर भारतवासी को अपने टीवी स्क्रीन से हटने नहीं दिया था। सभी इन सवालों के जवाब जानना चाहते थे कि कैसे परिवार के 11 लोगों ने एक साथ मृत्यु को गले लगा लिया। क्या ये सच में खुदकुशी थी या फिर एक योजनाबद्ध सामूहिक नरसंहार? प्रताप वर्मा की एक्सीडेंटल डेथ की तरह इन 11 लोगों की मौत के केस में भी पुलिस ने मौकाए वारदात पर मिले सबूतों के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। विश्वास और अंधविश्वास में यही फर्क होता है। विश्वास जीना सिखाता है और अंधविश्वास का रास्ता विनाश की तरफ ले जाता है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। हेलो, अशोकनगर पुलिस स्टेशन, पीएसआई सिरके स्पीकिंग। आपके पुलिस जिप में बॉम्ब प्लांट किया है मैंने। क्या? आज 1 अप्रैल है, मैं ही मिला तुझे बनाने के लिए। जब ब्लास्ट होगा ना तब समझ आएगा। हेलो हेलो, क्या हुआ सर? पता नहीं किसी का फोन था,
कह रहा था कि बाहर जो पुलिस कार है उसमें बम रखा हुआ है। चांस नहीं ले सकते। एक काम करो, बाहर का पूरा एरिया क्लियर करवाओ, मैं सर को बताता हूँ। चलिए चलिए, एरिया क्लियर कीजिए, इस साइड। बाहर जाइए, बाहर जाइए। सर, अभी लैंडलाइन नंबर पे फोन आया था। वो कह रहा था कि पुलिस स्टेशन के बाहर जो कार खड़ी है उसमें बम रखा हुआ है। क्या? हाँ सर, लेकिन आज 1 अप्रैल है। फिर भी मैंने तृप्ति को कहा है कि बाहर का एरिया क्लियर कर दे। सब कुछ क्लियर कर रहा है ना बाहर? यस सर। पीछे होइए आप लोग। सर प्लीज मत जाइए, बॉम्ब स्क्वाड का वेट करते हैं सर। शिरके, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा अंदर? सर नहीं सर। हेलो। हैप्पी अप्रैल फूल। इस तरह का मजाक करना कितना भारी पड़ सकता है जानता है तू? ये वाला मजाक था क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर बॉम्ब रखना था, इसलिए तुम सबको बाहर निकाला। अरे ये सुन, हेलो शिरके, बॉम्ब अंदर है, सबको बाहर निकलवाओ। अशोकनगर पुलिस स्टेशन में बॉम्ब होने की खबर मिली है। बॉम्ब स्क्वाड अभी अभी वहां पहुंच चुका है। हेलो हेलो पाटिल सर, बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है, आप अंदर आइए। सर ये बॉम्ब तो इंटरनेट से देखकर बनाया गया है। सर पूरे लोकल प्रोडक्ट यूज किए गए हैं। शिरके, सारा सीसीटीवी फुटेज चेक करो और पता करो ये लाया कौन और किसने मेरे नंबर पे कॉल किया। सर मुझे लगता है कि किसी ने हमसे खुन्नस निकालने के लिए बॉम्ब प्लांट किया है। पता लगने तो दो, उसकी खुन्नस मैं निकालूं। आज शुभ दिन है बाबा का आदेश का पालन करने के लिए, अपने पाप काटने के लिए। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल इंस्टेंट का जमाना है, हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, चाहे वो खाना हो, न्यूज हो या इंफॉर्मेशन। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। सही शब्दों के साथ आप सोशल मीडिया के जरिए इंस्टेंटली कुछ भी फैला सकते हैं। और इसी वजह से आजकल गलत इंफॉर्मेशन, न्यूज और संवेदनशील पोस्ट भी वायरल हो जाते हैं और लोग बिना सोचे समझे और सच जाने बिना उन पर भरोसा कर लेते हैं और उन्हें आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और यही कारण है कि आजकल सोशल मीडिया वॉरियर्स की तादाद भी काफी बढ़ गई है। ये वो लोग हैं जो भड़काऊ पोस्ट करते हैं और आम जनता को गुमराह करते हैं। याद रखिए, कोई भी पक्ष पूरी तरह से सही या गलत हो जरूरी नहीं, इसीलिए किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले उस बात की तह तक जरूर जाइए। गलत बात के खिलाफ आवाज उठाना एक बात है और गलत बात उठाकर शोर मचाना ये दूसरी बात है। सही हो रहा है ये पुलिस के साथ, यही लोग प्रोटेस्टर की आवाज को दबाते हैं।
अब धमाका होगा इनके साथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बॉम्ब वाले को पता चला? हाँ सर, ये देखिए, इसका नाम मोहन अय्यर है, ये अशोकनगर में रहता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे रेडिकल कमेंट्स करता है। इसको गवर्नमेंट, लॉ, पुलिस सबसे प्रॉब्लम है। जिस नंबर से आपको फोन आया था उस नंबर की लास्ट लोकेशन इसके घर के पास की थी। मैंने इसकी इंटरनेट हिस्ट्री भी चेक की सर। पिछले हफ्ते इसने घर पे बम बनाने के बहुत सारे वीडियो देखे। एड्रेस निकालो उसका। ठीक है सर। मम्मा मुझे इंडिया पर ऐसे लिखना है। बेटा प्रिया, बहुत ही गंदी बात है। आपको हमेशा होमवर्क एंड मोमेंट पे याद आता है। पापा आपकी हेल्प कर देंगे। बहुत जरा हेल्प कर देना, मैं क्लासेस के लिए लेट हो रही हूँ। शांत हो गया मेरा बस। बेटा, इंडिया पे ऐसे लिखना ना बहुत सिंपल है, एकदम स्टूपिड कंट्री है, सबसे हारती है। मोहन, आर यू मैड? बच्चे के सामने ऐसी बातें कर रहे हो? हमें अपनी बच्ची को सिखाना चाहिए हमारी मदरलैंड, हमारी कंट्री कितनी अच्छी है। और तुम ये सब हटिए। यहाँ से मुझे चले आ रहे तुम लोग। सर, वारंट लेकर। पर काय का वारंट? चुपचाप बैठ जाओगे। ऑफिसर, क्या बात है? आपके हस्बैंड ने पुलिस स्टेशन में बॉम्ब प्लांट किया। क्या? सोशल मीडिया के पोस्ट पड़े हैं सारे तुम्हारे। मोहन, मुझे लगा तुम मजाक में कह रहे थे, तुम्हें सच में? शट अप नीति, ये लोग मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, मोबाइल फोन मिला है, इसी से कॉल किया गया था। से देखिए, बॉम्ब बनाने का मटेरियल मिला है। पर ये मेरा नहीं है। हमारे पुलिस स्टेशन का लॉकअप तो तुम्हारा ही क्यों चला है? अरे लेकिन मैंने कुछ किया। ऑफिसर, क्या रे नीति, तेरा पति सब कुछ कर रहा था और तुझे मालूम ही नहीं पड़ा? मालूम होता तो बताती क्या, खुद भी हेल्प किया होगा। और ये हमारे बच्चों की टीचर है। ए जया, तू ना ज्यादा जज मत बन। तुझे पता है क्या क्या हुआ था? पुलिस देख लेगी। और सुधाकर भाव, आप जो रास्ते पे लड़की ताड़ते हो, आपकी बीवी को पता है क्या? नहीं ना? निकलो। चल। म्युनिसिपालिटी में प्रमोशन हुआ ना इसका, इसे दिमाग फिर गया है। मम्मा पापा टेररिस्ट है क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। पुलिस अंकल को तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। अजय, तुम नहीं जानते, मोहन ऐसे ही है। सारा दिन घर में बैठ के सोशल मीडिया पे पुलिस और सरकार को गाली देते रहते, कोसते रहते। कई बार तो उन्होंने मुझसे कहा है कि कभी कभी उनका मन करता है कि इन सबको बॉम्ब से उड़ा दे। और आज देखो, आज उन्होंने वही करने की कोशिश की। तू ज्यादा सोच रही है। तू टेंशन मत ले, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। हाँ, 100% पुलिस को गलतफहमी हुई है। मम्मी, मम्मी। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, मुझे भी निकलना होगा। तुम प्लीज नीति पे आकर ख्याल रखना। मैंने खाना बना के रख दिया है, उन दोनों को खिला देना। ठीक है, वो सब मैं कर लूंगा, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। तुम आज मार्केट जा रही हो ना? अब जानते हैं एस नाम वालों का हॉरोस्कोप। आज का दिन मुश्किलों भरा होगा। दिमाग शांत रखें और संयम से काम लें। किसी का बुरा ना करें। किन्नर को कुछ पैसे और खाना दें। ये लो, अच्छे से आशीर्वाद दो मुझे। हे बाबा, आज सब कुछ अच्छा होने देगा। इधर रहो।
ये गाड़ी आगे ले। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एक मिनट, इधर क्या बोर्ड लगा है? बोर्ड क्या लगा है? नो ऑकर जोन है ना, तो यहाँ पे क्यों ढेला लगा है? अरे ढेला लगा तो उठाएंगे। लेकिन क्या करेंगे साहब? मैडम आइए, मैडम से बात करो। मैडम से रुको, शांत हो जाओ, पीछे हो। मैडम, मेरा बच्चा का 10वीं का परीक्षा है, अगर आप मेरा ठेला ले जाओगे तो इसका पढ़ाई रुक जाएगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ ठेला लगाना नहीं चाहिए था ना, ये नो हॉकर जोन है, पता है ना आपको? अरे पर मैडम, हम तो इतना ज्यादा पैसा खिला कर ये ठेला लगाते हैं, इतना जरा मत कीजिए मैडम। अरे रुको रुको, शांत हो जाओ। बच्चे का पढ़ाई का मामला है। मैम, यहाँ पे सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसको छोड़ेंगे तो सबको छोड़ना पड़ेगा। मैडम आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। ए चलो ऑटो, ए चलो, ए बाजू में ऑटो सब साथ। मैडम, मैडम, हमारे बच्चों का खाना छीनकर कभी सुखी नहीं रहोगी। हाय लगेगी, हाय लगेगी, हाय लगेगी मैडम, हाय लगेगी मैडम। घाटा तो अपना मुनाफा। पहली पोस्ट, ये देश निकम्मा है, देश की सरकार निकम्मी है, पुलिस निकम्मी है, बस इन्हें हमारी आजादी छीनना आता है। पोस्ट नंबर 2, सरकार हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचल रही है। मैं आजाद नागरिक हूं और मेरा जो दिल करेगा वो मैं बोलूंगा। तीसरी पोस्ट, के आईटी सेल वाले लोगों ने मुझे गाली दी है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोहन जी, आप किसी को कुछ भी कहें क्योंकि वो आपका अधिकार है, लेकिन कोई आपको कुछ नहीं कहे। हाँ, तो इसमें गलत स्टेटमेंट क्या है सर? ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड आई नो कि इस देश के लोगों को मेरी इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी की बात समझ में नहीं आएगी। इतनी नफरत करते हैं अपने देश के लोगों से। सर, प्यार करने जैसा है ही क्या? यूएस, दुबई, अमेरिका को देखिए ना, बाहर के देशों में क्या क्या होता है वाकई में जानते हो? एक अच्छा देश बनता है अच्छे नागरिकों से, ना कि सोशल मीडिया पे तलवारें चलाने से। वैसे तुम्हारा टैक्स फ्रॉड काफी लंबा चौड़ा है। मैंने तो यहां तक सुना है कि तुम अपने मेड सर्वेंट और कचरे वाले से भी लड़ते हो। तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, लेकिन सबके सामने बीवी ने एक बार उल्टा जवाब दे दिया, तुमने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। देखिए सर, अब बात को घुमाइए मत। मैं मानता हूं कि मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन ये बॉम्ब मैंने नहीं प्लांट किया है। देखो, सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। ये फुटेज में तुम दिख रहे हो, तुमने वो टी शर्ट पहनी है जो सोशल मीडिया पे डीपी में पहनी है ना, तुमने बड़े चाव से फोटो डाली है। सर, मेरी वो टी शर्ट कब की खो चुकी है। कोई फंसा रहा है मुझे इसमें। वो मेरी पड़ोसन है ना, क्या वो शैलजा, उसने कोई जादू टोना किया है, हमेशा करती रहती है पता नहीं क्या, भगवान का कुछ हो। तुम तो भगवान में नहीं मानते हो ना, तो किस बात की टेंशन? इसको क्या कहते हैं? हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी। इसकी एक कड़क चार्जशीट बनवाओ, मैं अपने लिए कड़क चाय बनवाऊं। सब बिलीव नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, कोई मुझे फंसा रहा है सब। मैडम, ये कुछ 16 हॉकर्स की लिस्ट है जिनका सामान आज हमने उठाया है। इनका सामान कब तक वापस देना है और कितना लेना है? कितना लेने का मतलब? और सामान वापस क्यों देना? फिर से लगा लेंगे वो लोग वहां पे, फिर हॉकर फ्री जोन कैसे बनेगा हमारा एरिया? मैडम, अब ऊपर वाले लोग ही नहीं चाहते कि हॉकर फ्री जोन बने। हॉकर फ्री जोन बनेगा तो हफ्ता भी बंद हो जाएगा ना। आप लिस्ट देख लो। हेलो अजय, कॉल किया था? सब कैसा था? अरे मत पूछो, बहुत खराब था। लोगों ने बहुत गालियां दी मुझे।
मुझे ना एक जॉब ही नहीं जमता यार। ऐसा ना को बोलूं, सब ठीक हो जाएगा शैलजा। आजू, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, बाय बाय। यही घर था? हाँ सर, मुझसे यही सामान रखने के लिए बोला था, तो मैं सामान रख के निकल गया। उसके बाद किसने उठाया क्या करा मैंने नहीं देखा। हाँ सर, ये सिम कार्ड मैंने ही बेचा 6 महीना पहले। शक्ल तो याद नहीं है, पर पेपर वर्क सब ठीक था तो मैंने दे दिया। ये था साहब, कुछ बता नहीं सकते। इस आदमी को इस एरिया में आते जाते हुए देखा है कभी? आज का तो बंदोबस्त हो गया। तू गद्दारची बायको आहेस, तू आमच्या मुलांना नाही शिकवणार। अरे ये लोग ना अपने बच्चों को आतंकवादी बना देंगे। देखिए, मेरे पति ने जो किया है उससे मेरा क्या लेना देना, और आप भी तो जानती है मैं खुद उनके खिलाफ हूँ। देखिए मैडम, ये सब बोलने की बातें है। देखिए सर, अगर आप चाहते हो हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़े तो ये यहाँ पे नहीं पढ़ाएगी। ठीक है, तो मैं रिजाइन कर देती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, एक आदमी की गलती की सजा पूरे परिवार को मिले, क्या ये सही है? मेरी अच्छे से पढ़ी है ना? मैम, आपने जो भी कहा मैं लेके आया हूँ। मैंने सब तैयार कर दी। आ जाओ जाओ। मैम, इससे मेरा सीए तो क्लियर हो जाएगा ना इस बार? बाबा जी पे भरोसा रखो। उन्होंने इसमें लिखा है कि हमारे पिछले जन्म का पाप इस विधि से कट जाएगा। अभी हमें एक होना पड़ेगा। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। नहीं, कंफर्टेबल तो मैं भी नहीं। सोचो, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन हमें ये सब करना होगा। हमारे पिछले जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे और इस जीवन में हमें जो चाहिए सब मिलेगा। मुझे बच्चा और एक हैप्पी मैरिड लाइफ, तुम्हें पैसे और करियर। हाँ सर, मुझे लगता है ये शैलजा मैडम अपना पूरा सिस्टम बिगाड़ देगी। ना खुद खाएगी ना हमें खाने देगी। सर, उन्होंने ना वो हॉकर्स को वापस सामान देने से मना कर दिया है। फिर तो इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक है सर, देखता हूं मैं। अरे अरे कौन हो तुम लोग? अरे भाई साहब क्यों मार रहे हो? अरे क्यों मार रहे हो? अरे कौन हो यार तुम लोग? रुके, चलो। सेठी नाम है मेरा, बोलना अपनी बीवी को मेरा लिखकर शॉप बंद करवाए ना कि उसकी पहली किस्त है, छोड़ेगा नहीं उसको, समझा? चलो रे। शैलजा, फोटो उठाओ। अजय, अजय, क्या हुआ? किसने किया ये सब? पता नहीं कौन लोग थे। तुम उठो, आराम से। आ जाओ। अरे पति गया तब से बहुत आना जाना चालू है इसका इधर। बड़ी चालाक औरत है वो। अपने को तो इसको ना सोसाइटी से निकालना मांगता है, वरना बहुत गंदगी फैलाएगी औरत। सर, ये मोहन बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहा है।
एक प्रोटेस्टर ग्रुप के साथ मिलकर इंटरनेशनल फंडिंग की डिमांड कर रहा है। इसका इस बम से क्या कनेक्शन है, यही कनेक्शन हमें नहीं मिल रहा है। अगर हमें कुछ नहीं मिला ना शिरके, इसको बेल मिल जाएगी। मरे हुए लोगों की लकड़ियां बेच के नशा करेगा? हाँ? सारा लकड़ी मिला ना पैसा, आज तो नाश्ता भी नहीं मिला। बाबूराव को मैं छोड़ेगा नहीं, ऐसा फंसाऊंगा ना उसको। अजय, क्या हुआ? अचानक शेट्टी के गुंडों ने हमला कर दिया। वो हिक्का शॉप है। चल जा, कहाँ थी तुम? बेचारा कब से तुम्हें फोन कर रहा है। तुम बता, ऐसे वक्त पे तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, और तुम्हें क्या उसका फोन ही नहीं उठा रही हो? दीदी प्लीज, तुमको पता नहीं, शायद शैलजा को ऑफिस में बहुत काम रहता है। देख लो कितना प्यार करता है तुमसे, और एक तुम हो जिसे उसकी कदर ही नहीं है। तुम भी ना हद ही करती हो। अजय, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत देना। so sorry. कैसी बहन है तू? तूने तो मेरे पति का ऑफिस से तोड़ दिया। भाई, वो इलीगल था। अरे अपने के लिए क्या इलीगल और क्या इलीगल? तू कभी सोची नहीं रहेगी, मेरी आय लगेगी तुझे। नहीं साहब, हम गरीबों की झोपड़ी तोड़ के आप सुखी नहीं रहेंगे। आय लगेगी हमारी। मैडम, हमारे बच्चों का खाना छीनकर कभी सुखी नहीं रहोगी। आय लगेगी, आय लगेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? अब देखना कैसे बैंड बजाता हूं मैं तुम सबकी इस हैरेसमेंट के लिए। इस बॉम्ब से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं मिला है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम एक आदर्श इंसान हो। तुम्हारे सारे एंटी नेशनल पोस्ट्स, प्लान्स हमने पढ़े हैं। तुम्हें बेल मिली है, सेडिशन चार्जेस हटाए नहीं है। जिस देश का खाते हो उसके लिए कुछ करो। लैपटॉप के पीछे बैठ के गालियां देना बहुत आसान होता है। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारी बातों में कुछ दम है, तो उस देश के लिए कुछ अच्छा, कुछ कंस्ट्रक्टिव करके दिखाओ। क्या तमाशा चल रहा है क्या यहाँ पे? जाओ, रुक जाओ यहीं पर, तुम इस घर में नहीं आ सकते। क्या? ये मेरा घर है और तुम लोग मेरी फैमिली हो। नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, लेकिन ऑनेस्टली बोलो, मुझे ना ही तुम्हारी पर्सनालिटी पसंद है, ना ही आइडियोलॉजी। हर बार बस एक ही चीज का रट्टा मारते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मुझे फ्रीडम नहीं इस घर में पूजा करने की, मेरी बच्ची को फ्रीडम नहीं है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में भारत माता बनने की। ऐसे नहीं बनती फैमिलीज। सच यही है कि तुम सिर्फ इतना ही चाहते हो कि हम तुम्हारे हिसाब से चले। हिपोक्रेट हो तुम। नाउ जस्ट गेट आउट। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। तुम मुझे डिवोर्स देगी? हाँ। तुम मुझे डिवोर्स देगी? तुम मुझे डिवोर्स देगी? हाँ। तुम मुझे डिवोर्स देगी? मुझे मुझे डिवोर्स देगी? शर्म नहीं आती? औरत पे हाथ उठाते हैं। इससे की शर्म आएगी? ये कोई पहली बार थोड़ी ना किया है, ये तो आदत है इनकी। मोहन, अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो मेडिकल एब्यूज में अंदर करवा दूंगी। तुम सबको देख लूंगा मैं, और तू याद रखना, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी निकलो, दोबारा दिखना नहीं। चले हटे। मोहन और शैलजा दोनों ही अपनी कमजोरियों के शिकार थे। केस के इस मोड़ पर साफ था
कि कोई मोहन के एंटी नेशनल इमेज का और शैलजा के पैरानॉइड होने का फायदा उठा रहा है। पर फायदा क्यों उठा रहा है, ये अब तक समझ नहीं आ रहा था। वहीं इस बात से अनजान मोहन और शैलजा दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगियां बर्बाद कर ली थी। पुलिस अब भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर पुलिस स्टेशन में किसने बम रखा था और कोई मोहन को क्यों फंसाना चाहेगा। वहीं किसी ने शैलजा को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। क्या शैलजा के मर्डर का कनेक्शन मोहन से जुड़ा हुआ था या कोई उसे रास्ते से हटाने या अपनी इज्जत बचाने के लिए यह सब कर रहा था। पर आगे जो इस केस में होने वाला था वो और भी चौंका देने वाला था। लकड़ी कहां चला गया? आइला बाबूराव छा, अब इसकी वाट लगा। कल रात भर दिन भर कोई बॉडी नहीं आया साहब, कोई भी बॉडी नहीं आया। कल जब मैं लकड़ी चुराने को गया ना साहब, तब वहां पे लकड़ी नहीं था। हाँ, लेकिन रात गर्म था साहब। तो क्या 24 घंटे शमशान पर नजर रखता है? अरे नहीं साहब, वो थोड़ी देर के लिए मंदिर के पास गया था, भंडारा था रात को 8:30 बजे। तो उस वक्त जलाई होगी चिता? नहीं साहब, 1-2 घंटे में ऐसे कोई लाश जला के चला जाता है क्या साहब? साहब सबसे पहले उसका अंतिम संस्कार का विधि होता है ना साहब, हाँ? फिर जलाता है। ऐसे रात को चुपके से कोई जलाता है कैसे? सर मैं देख लेता हूँ। आप चल दिखा, चल। हाँ चलो। हाँ चल, तू आगे चल। आई एम सॉरी बेटा, और मैं मेरी बेटी का सच तुम्हें बताना चाहता था। शैलजा ऐसा नहीं कर सकती, ये सब झूठ है। पहले मुझे भी भरोसा नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे सामने से पूछा। शैलजा, ये सच है? हाँ पापा, लेकिन पापा ये करना बहुत जरूरी था। मैं आपको मिलकर सब समझाती हूँ। पापा आज ऑफिस के बाद मैं घर आऊंगी, आप प्लीज परेशान मत हो। ठीक है, इसीलिए वो आपके पास आ रही थी? हाँ अजय बेटा, मुझे लगता है कि शर्म के मारे उसने अपना इरादा बदल दिया, इसीलिए वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी। देखो अजय बेटा, मुझे लगता है कि शैलजा इस लड़के के साथ भाग गई होगी, इसलिए हम इस मामले को यहीं पर दबा देंगे, वरना बहुत बदनामी होगी। पर पापा, बेटा प्लीज देखो, मैं भी पुलिस में था, ट्रस्ट मी। शैलजा तुम्हारे लायक ही हुई थी, भूल जाओ उसे। अजय, अजय आई एम रियली सॉरी। पता नहीं भगवान ने हम दोनों के नसीब में ही ऐसे पार्टनर क्यों लिखे हैं। क्या साहब, आप भी उस नशेड़ी की बात सुन के आप यहाँ आ गए? हमें मत सिखाओ किसकी बात माननी है किसकी नहीं माननी है। सिर्फ इतना बताओ कि कितनी लाशें जली हैं और कितनी लकड़ियां बची हैं। साहब ये रजिस्टर लीजिए। और वो बीरू ने ये नहीं बताया कि वो यहाँ से लकड़ियाँ चोरी करता है? सर रजिस्टर तो ठीक से मेंटेन है, पर कुछ लकड़ियां कम है। रीजन मेंशन्ड है कि चोरी हो गई है, तो लेकिन ये लकड़ियां पिछले हफ्ते चोरी हुई थी। कल कोई लाश जली थी? नहीं साहब। तो फिर कल रात क्यों गर्म थी? साहब कहाँ रात गर्म थी साहब, वो बीरू मुझे फंसाने के लिए सब बोल रहा है। मैंने उसको पिछले हफ्ते मारा था, वो यहाँ चोरी करने आया था साहब। साढ़े फिर रात का सैंपल कलेक्ट करो, फॉरेंसिक को भेजो। यस सर। मैंने वो राग का सैंपल डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया सर। रजिस्टर में जितने भी लोग मेंशन है पिछले 24 घंटों में, सबसे मैच करके देखो। और उस मोहन की एक्टिविटीज का कुछ पता चला? सब वो अभी भी रेडिकल पोस्ट डाल रहा है और उसका कहना है कि वो हम पे केस करने वाला है क्योंकि उसकी वाइफ उससे डिवोर्स ले रही है। अब लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, उसके बिल भी पुलिस में फंस। वैसे पुलिस स्टेशन में बॉम्ब रखेगा कौन? वो भी मोहन को फंसा दे। पता करो किसी ने उसके घर की कोई डुप्लीकेट चाबी वगैरह बनाई है क्या? और उसकी वो नेबर शैलजा, उसको भी चेक करो। सर
सर मैं नवीन शिंदे म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में काम करता हूँ। सर मेरी बॉस शैलजा जादव, वो उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। बैठिए आप बैठिए। सर वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आई है, उनका फोन भी स्विच ऑफ है। उनके हस्बैंड को कॉल किया तो वो कह रहे मुझे नहीं मालूम। सर मुझे जरूर कुछ फाउल प्ले लग रहा है। शिरके, इनसे सारी डिटेल्स लो और जाके पूछताछ करो और शुरुआत उनके हस्बैंड से करो। सर क्या ये सब? हाँ क्या है? अपनी सब गद्दारी करती हो, फिर पति को घर से निकाल के अजय के साथ ऐश करती हो। पूरे सोसाइटी का नाम खराब करके रखा है। मैंने कुछ निकलो, क्या हुआ ये? कितने घटिया लोग हो तुम। एक औरत और आदमी के बीच में क्या यही रिश्ता दिखता है तुम्हें? छी, तुम सबका नजरिया गंदा है। काली किसके मुंह पर नहीं, तुम सबके मुंह पे होनी चाहिए। मैं डिक्लेयर करता हूं सबके सामने कि मेरी बीवी छोड़ के भाग गई मुझे, और ये सच्चे दोस्त की तरह मेरा साथ दे रही है। तो तुम दोनों बेकार हो। निकालो दोनों को। निकालो, छोड़ मुझे। क्या हो रहा है? चलो यहाँ से। हमारे बाप की सोसाइटी है क्या ये? तृप्ति, इन्हें अंदर लेके जाओ। चलो चल। अब ठीक है? सर मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शैलजा, मेरे ससुर ने मुझे बताया, वो एक्स पुलिस ऑफिसर है। उन्होंने कहा कि शैलजा इस लड़के के साथ भाग गई होगी और मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए मना कर दिया, वरना उनकी, शैलजा की और मेरी बहुत बदनामी होती। आपको कोई आइडिया नहीं था कि आपकी वाइफ का अफेयर था? मैं, शैलजा बहुत पूजा पाठ करने वाली औरत थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो मेरे सर ये अजय ने बताया कि शैलजा अचानक अपने फादर के घर चली गई। पहले वो ऑफिस जाने वाली थी, उसके बाद अपने फादर के घर जाने वाली थी। मैंने वहां का फुटेज भी चेक किया सर। ये देखिए सर, शैलजा अपने घर से निकली और उसने राइट टर्न लिया और लगभग 10 मिनट बाद ये अजय भी अपने घर से निकला। ये सर कॉल पे था, इसने 4 बिजनेस मीटिंग की। मैंने इसकी एलिबाई भी चेक की सर, और उसके बाद ये रात में अपने घर आ गया। शैलजा की गाड़ी और मोबाइल फोन की लोकेशन सर ट्रैकिंग पे डाला हुआ है। अजय और शैलजा ने आखिरी बार बात कब की थी? सर शैलजा के घर से निकलने के बाद अजय ने लगभग 10:05 पे उसे कॉल किया था। ये अपनी चाबी भूल गई थी। हाँ जय बोलो। शैलजा, तुम घर की चाबी भूल गई हो? ओह कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ऑफिस के बाद पापा के घर जा रही हूँ। सर जीटी हाईवे के पास वाले जंगल में शैलजा की एक गाड़ी मिली है। शैलजा गाड़ी जंगल में छोड़ के क्यों जाएगी? जीटी हाईवे? सर वहां तो शमशान भी है। शैलजा का डीएनए और राग का डीएनए मैच करके दो, और उसके फादर पे भी नजर रखो। शैलजा के अफेयर के बारे में उनको पता तो चल ही गया था, क्या पता उन्होंने गायब कर दिया हो। और जिस लड़की के साथ वो भाग कर जाने वाली थी उसको ढूंढो, उसके ऑफिस में जाके देखो किसी को कुछ पता है क्या, उसका लैपटॉप आईटी वालों को दे दो। इसको कहीं देखा है यहाँ पे आते जाते हुए मार्केट के रास्ते में? हाँ मैडम, देखा था इनको। वो आई थी वहाँ पे उस मंदिर में, तो वो सब्जी वाला राजू है ना, उसने बहुत मारा था इनको। अरे राजू भाई, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा फेल हो गया। सड़क पे आ गए हम, हमारा रोजगार छीन लिया। राजू भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। सर शैलजा मैडम के बहुत दुश्मन थे, वो बहुत ऑनेस्ट थे। उन्होंने उनके खुद के जीजा की इल्लीगल बिल्डिंग को डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया था। उनके जीजा और बहन ने तो उनको मारने के लिए गुंडे भेजे थे। लैपटॉप और कंप्यूटर शैलजा का है ना? जी सर। कड़े दोनों को जब्त करो। सर हाँ सर। सर मैडम का लैपटॉप क्लीन करके दिया है, फॉर्मेट भी किया है। पुलिस को रिपोर्ट नहीं मिलेगी उनको। सर राग का डीएनए शैलजा के डीएनए से मैच हो गया है। मतलब बीरू में सर्च कर, बाबूराव को उठाओ। सर उस नील को उठा लिया सर। अरे सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। चुप बैठ। ये तो ही है ना, इस औरत का मर्डर हो गया। क्या शैलजा मैम मर गई? तूने मार दिया, ये बता क्यों मारा? नहीं सर, मैं इन्हें क्यों मारूंगा? ये तो मेरी कार्मिक पार्टनर थी। क्या थी? सर
कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मैं और शैलजा मैम पिछले जन्म में पार्टनर्स थे। हम दोनों ने एक दूसरे को धोखे दिए थे, इसलिए हमारा ये जन्म इतना डिफिकल्ट था। तू क्या बोल रहा है? सर मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे मेल आए थे, उन मेल की वजह से मैं और शैलजा मैम मिले। वो एक बच्चा चाहती थी, पर उन्हें डर था कि वो जो काम कर रही है उसकी वजह से उन्हें बच्चा नहीं हो रहा। बस एक बच्चा हो जाए, उसके बाद मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। किसी के पेट काट के मैं अपने बच्चे नहीं पा। सर मेरा सीए भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, घर में पैसों की बहुत तंगी थी। तभी बाबा का मेल आया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कर लो तो तुम्हारे पिछले जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे और तुम सुखी हो पाओगे। तो ये फोटो, ये सब सर ये सब उस मेल की वजह से हुआ है। 7 तारीख की रात को कहाँ थे? 7 तारीख की रात सर मैं घर पे था, ऑनलाइन ग्रुप स्टडीज चल रहे थे। चलिए जो बोल रहा है वेरीफाई करो और शैलजा के लैपटॉप में देखो ऐसे कोई मेल्स हैं क्या। मैं शैलजा के फादर से बात करता हूँ। ठीक है सर। सर आपसे ट्रेनिंग में मिलना हुआ था, आपकी केसेस स्टडी करके हम सीखें। थैंक यू पाटिल। और मुझे पता है कि तुम मुझसे सवाल करने से हिचक रहे हो, इसलिए मैं खुद तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। 7 तारीख को सुबह मेरी और शैलजा की फोन पर बात हुई थी। मैंने उसे फोटोज के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं घर आकर आपको सब समझा दूंगी, और वो नहीं आई। इसलिए मैंने अजय को फोन किया रात को 8 बजे। हाँ सर, मैंने बाबूजी को बताया था कि शैलजा फोन नहीं उठा रही, फिर थोड़ी देर के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो। मैं तो कभी घर पर ही था, अकेला रहता हूँ। अब चाहिए तो आजू बाजू के सीसीटीवी देख लो। सर वो एक्चुअली बॉडी हमारे पास है नहीं, तो मौत का वक्त बताना मुश्किल है, तो सारे दिन का एलिबी मैच करना होगा। ये बॉडी कब जली उसका पता तो चल गया होगा ना? सर रात 8 साढ़े 8 बजे जब वो आई विटनेस भंडारे में गया, उस वक्त तो मैं घर पर ही था, मैच देख रहा था 10:30 बजे तक। बाद में मैं सो गया। और सर मैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल बना रहा था। सर और कौन हो सकता है जो शैलजा को मारेगा? सर शेट्टी, मैं पता नहीं आपको कैसे बताना भूल गया। सर शेट्टी की लिकर शॉप थी इलीगल, शैलजा ने उसे बंद करवाई थी और इस वजह से उसने मुझे मारा भी था। अरे क्यों मारे आप? रुके, चलो बोलना अपनी बीवी को मेरा लिकर शॉप बंद करवाए ना, ये उसकी पहली किस्त है, छोड़ेगा नहीं उसको, समझा? साहब मेरे को एक कॉल आया था और बोला कि 50,000 चाहिए तो एक बॉडी जलानी होगी। बॉडी स्मशान से थोड़े आगे एक गोली में पड़ी है। तो साहब मैंने बॉडी उठाई और जला दी साहब। किस नंबर से कॉल आया? साहब ये नंबर से आया था। सर ये तो इंटरनेट कॉलिंग लग रही है, इसका आईपी एड्रेस पता करने की कोशिश करता हूँ। पैसे मिले? हाँ साहब, बॉडी जलाती एक कॉल आया और बोला कि पैसे जहाँ बॉडी रखी थी उससे आगे पेड़ के नीचे पैसे रखे हैं। पैसे कितने? साहब मैंने वो बाइकों के लिए दागीने ले लिए। फिंगरप्रिंट्स मिल सकते थे उससे। सर जिन जिन लोगों को शैलजा से प्रॉब्लम थी मैंने सबसे बात की, उसकी बहन नीरजा, जीजा, शेट्टी, वो सब्जी वाला, लेकिन सर 7 तारीख को कोई शैलजा से मिला ही नहीं था। सबकी एलिबाई पक्की है सर, और हमें कुछ सस्पिशियस भी नहीं मिला। शैलजा के लैपटॉप में भी कुछ खास नहीं मिला सर, लेकिन उसके ऑफिस के कंप्यूटर में बहुत कुछ मिला है। किसी ने 9 तारीख को मतलब उसकी डेथ के 2 दिन बाद उसके कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया था, लेकिन हमारी आईटी टीम ने सारा डेटा रिकवर कर लिया और सेम चीज नील के कंप्यूटर के साथ भी की गई थी। सोर्स ट्रेस किया? नहीं सर, 5 कंट्री का वीपीएन यूज किया है, थोड़ा टाइम जा रहा है। बॉडी नहीं है, कोई सबूत नहीं है। शैलजा का घर और ऑफिस फिर से चेक करो और सारा सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक करो। ठीक है सर। सर ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर की प्रिंट आउट। सर इसमें तो एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम पे एक ईमेल ड्राफ्टेड है। शैलजा एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी अपने बॉस और उसके स्टाफ के खिलाफ, और सर इस रिपोर्ट में नवीन का भी नाम है। नवीन को उठाओ। सर शैलजा का मर्डर करने का सबसे बड़ा मोटिव तेरे पास है और तू शाना बन के पुलिस स्टेशन आया उसकी मिसिंग कंप्लेंट करने, ताकि हम लोगों का शक तेरे ऊपर ना जाए। नहीं सर, मैंने तो खुद प्लान बनाया था उनको ब्राइब देने के चक्कर में फंसाने का 7 तारीख को, ताकि वो रिपोर्ट भेजने से पहले ही खुद आउट हो जाए। क्या मतलब? मैंने पूरी तैयारी भी की थी, उनके ड्रॉवर में पैसे रखवा दिए थे, 2 लोगों से बात की थी क्लाइंट बन के आने के लिए। अब चाहे तो बात कर लो उनसे।
उसके बाद क्या हुआ? सर हर रोज की तरह वो 11 बजे आने वाली थी, फिर उनका कॉल आया और कहा कि मीटिंग पोस्टपोन कर दे आधा घंटा। फिर उसके बाद उनका मैसेज आया कि वो हस्बैंड का इंतजार कर रही है, वो आज ऑफिस नहीं आ सकती। फिर उनका फोन बंद हो गया। शैलजा अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी? हाँ सर। अरे मैडम कहाँ जा रहे हैं? अरे सर आप मना कीजिए ना इनको, ये क्या ढूंढ रहे हैं सर? अरे सर आप, मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं मिलेगा सर। अरे मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं मिलेगा। अपना काम करने दीजिए। प्लीज बंद करवाइए सर, ये क्या हो रहा है? देखिए क्या मिला, ये टी शर्ट, ये चाबी और ये फोटो थी। पता जब क्रिमिनल टाइप के लोग क्राइम करते हैं मुझे गुस्सा आता है, लेकिन जब तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे नॉर्मल किस्म के लोग क्राइम करते हैं मुझे डर लगता है। इतना बड़ा जाल बुना अपने पहले प्यार के लिए। नीति ही मेरा पहला प्यार है। कॉलेज से मैं उसे चाहता था। हाँ हमारी शादी नहीं हो पाई। फिर कोइंसिडेंटली कुछ सालों बाद हम दोनों नेबर हो गए। मैंने देखा कि वो अपनी शादी से खुश नहीं है। सोया हुआ प्यार फिर से जाग गया, लेकिन वो थी कि अपने पति को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तभी मैंने प्लान बनाया ताकि हम फिर से एक हो सके। मोहन को फंसाने के लिए बॉम्ब प्लांट किया ताकि उसे जेल हो जाए। और मैंने नीति को भड़काया कि वो मोहन से डिवोर्स ले ले, और वो मान भी गई थी। तो तब अपनी बीवी को रास्ते से हटा दिया। शैलजा में सिर्फ एक कमी थी, उसे लगता था कि लोग उसके काम की वजह से उससे नफरत करते हैं, उसे बददुआ देते हैं। मैंने उसके उसी मेंटल पैरानोया का फायदा उठाया और एक बाबा की फेक आईडी बना दी और नील को उससे कनेक्ट करवा दिया। नील को कैसे जानते? एक बार नील का कंप्यूटर ठीक किया था रिमोटली, फिर उसको अपने कंप्यूटर का एक्सेस मुझे देना पड़ा। न जाने कौन कौन से बाबाओं के पास तांत्रिक और न जाने कौन कौन सी वेब साइट को विजिट करता रहता था। बस मेरे दो बेवकूफ़ों को आपस में मिलवा दिया और शैलजा के फादर को फोटोज भेज दिए। उसको मारा कैसे? शैलजा घर से 10 बजे निकली थी और मैंने 10:05 पर उसे कॉल किया और उससे कहा कि हाँ जी बोलो। तुम घर की चाबी भूल गई हो। ओ, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ऑफिस के बाद पापा के घर जा रही हूँ। देखो फिर एक काम करो, मुझे अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पे देनी है, तो वो मेरा वहाँ वेट करे और मुझे ड्रॉप करके ही जाए। तो मैंने उसे एक ऐसी जगह बुलाया जहाँ CCTV था ही नहीं, और फिर मैं भी अपनी कार लेकर वहाँ पहुँच गया। मैंने उसे अपनी गाड़ी में डाला और बाकी के सारे सर्विस कॉल्स पूरे किए। बॉडी को गाड़ी में डाल के शहर में घूम एलिबाई जो बनानी थी। फिर मैंने उसकी लाश को एक गोनी में डालकर शमशान में फेंक दिया। मैं पहले से बाबू राव को जानता था, एक लालची किस्म का आदमी है, और कुछ पैसे देकर ही वो मेरा काम करने को तैयार हो गया। एक बात बताइए सर, दो लोगों के हटने से अगर दो लोगों की जिंदगी में खुशियां लौटती हैं तो इसमें गलत क्या है? दो लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए दो मासूम लोगों की जान ले ली जाए, गलत नहीं? दिल में बैठ के सोच लो। शैलजा की कहानी हमें सबसे बड़ी सीख देती है कि उसके पैरानॉइड और डर की वजह से अजय उसका गलत फायदा उठा रहा था। यह बात हमें समझनी होगी कि हमें कभी भी अपनी कमजोरियों को खुद पर इतना हावी नहीं होने देना चाहिए कि कोई उसका गलत फायदा उठा सके। इसलिए अपनी कमजोरियों को सुधारिए ताकि वो आपकी मजबूरी ना बन जाए। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।